जी अस्सलाम वालेकुम भाई। डिस्कशन शुरू करते हैं। IFRS 8 के MCQs हैं और टेस्ट 7 की डिस्कशन है। कैफ 5 ये उमेर भाई जो अपलोड करते हैं, उमेर भाई इसी नाम से कीजिएगा। IFRS 8 MCQ और टेस्ट 7 की डिस्कशन। अच्छा भाई, ये दो MCQs मैंने आपसे पास से खोले हैं। पेज नंबर 732 है ये, वॉल्यूम 2 का। तो ये आप लोगों के पास घर में इस वक्त मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी वॉल्यूम 2 पब्लिशिंग में है। इंशाल्लाह उम्मीद है 3-4 दिन में आ जाएगा। तो ये MCQ जरा पढ़ें, लेटेस्ट ट्रेंड में आए थे, कुछ समझ आ रहे हैं? एज पर IFRS 8 विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स, ये आपके पास नहीं है किताब में ना, मत ढूंढिएगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स अप्लाइज टू ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग दोस दैट हैव अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट। जिनका सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट है उन्होंने भी ये डिस्क्लोजर लगाने हैं। बता दें ये कौन सी ऑप्शन है? एक्सेलेंट साइम साहब, छा गए आप। नहीं नहीं यार, गड़बड़ किया आपने साइम जी, अगली गड़बड़ होगी। ये हद होगी यार, वैसे इट्स इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। ब्लंडर मारा है और दो लोगों ने इकट्ठे मारा है। जी और कोई तरकशिंदा सितारा? सीमाब यार, सीमाब, हुजैल, यार खुदा का खौफ करो यार। ये साइम, ये क्या हो रहा है? ये हाँ, ये अब्दुल मुताल साहब, एक्सेलेंट। एज पर IFRS 2 टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर, विच टू? अच्छा, सबसे पहले तो अब मैं बोंगी कहूंगा। सबसे पहले बोंगी तो आप लोगों ने ये मारी है कि ये दो डिस्क्लोजर उसने दो पूछे हुए टिक करने हैं। अब दो टिक करने हैं, आप लोग एक करवा रहे हैं, हद होती है वैसे। ये लाहौर द पावर जो साहब हैं। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर or non-current asset located in Pakistan and in all foreign countries. Extent of reliance on major supplier is nowhere read in class. और all liabilities payable in जी खबर नकवी साहब दे रहा है, दुरुस्त है। अच्छा, all liabilities payable in Pakistan and in foreign country, नहीं non assets located in Pakistan and in foreign country। ओके, क्लियर हो गया सबको? जिन्होंने गलत मैसेज लिखा था वो तोबा का टी लिख के भेजें, फिर हम आगे चलते हैं। मीनवाइल बाकी लोग जो है वो पढ़ें MCQ नंबर 4। जी बस एक ही तोबा का टी आया है। MCQ नंबर 4 पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये ना असल में ये जो MCQ था, पैरा 32 से 34 के दरमियान जो डिस्क्लोजर थे वो थे, वो जो तीन एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर जिन्हें कहते हैं, कि चाहे आपका सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट है फिर भी आपने डिस्क्लोजर देनी है। अच्छा जी, पॉइंट 4, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 8? बताएं जी। MCQ नंबर 4, ये आपकी बुक में नहीं है MCQs। अभी जो मैं बताऊंगा वो बुक में होंगे। आप जरा सोच के बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लाहौर दा पावा छा गए हैं भाई, आई रियली अप्रिशिएट यू। जी जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त, ये आप खुश किया, आप लोग रनिंग में आ गए हैं। वेल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 8? IFRS 8 के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? दो और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट में बी एग्रीगेटेड इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट। जी बिल्कुल इसकी इजाजत है। हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड में, पेज नंबर 451 पे, के पेज नंबर 452 पे, कि दो या दो से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट एग्रीगेट हो सकते हैं, एग्रीगेशन की इजाजत है। फिर इससे अगला था कि an operating segment not fulfilling the 10% threshold may still be reportable। जो ऑपरेटिंग सेगमेंट 10% थ्रेशोल्ड पूरा नहीं करा वो भी रिपोर्टेबल हो सकता है। इसका जरा पैरा नंबर बताएं, कौन सा पढ़ा था हमने? जी पैरा नंबर 13, पैरा नंबर 13, ऑपरेटिंग सेगमेंट that do not meet any of them may be considered as reportable if management believes that information would be useful। इस वजह से इस ऑप्शन को हमने टिक करना था। और ये कोई शहजादा है जिसने माइक ऑन किया हुआ है, इसको जरा ऑफ करना पड़ेगा, फिर हम आगे चलेंगे। ओके आगे चलें जी। यार ये कौन है? ज्वाइन करा
चलें जी आगे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब हम मूव करते हैं उसकी तरफ, बुक वाले एमसीक्यू उसकी तरफ। चलें जी, बुक वाले एमसीक्यूज भाई, अब 10 मिनट लगाने हैं, सारे फारिग करते हैं एमसीक्यूज। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, पेज नंबर 478 जो आपकी किताबों के, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस बट हैज नॉट अर्नड रेवेन्यू, अभी तक रेवेन्यू नहीं कमाया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट है? हार्वे स्पेक्टर, आपने पहले से एमसीक्यूज तो नहीं किए हुए? आपने तो सोचा भी नहीं, आपने तो ऑप्शंस भी नहीं पढ़ी। हार्वे स्पेक्टर जल्दी बोलो। अच्छा गुड, फिर सही है। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड द ऑपरेशंस, अभी अभी इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, बट हैज नॉट येट अर्नड एनी रेवेन्यू। भाई ये कैसे हैं का जवाब देने का इस वक्त टाइम नहीं है। which of the following statement is correct? It may be reportable if quantitative threshold is met. It is reportable even if quantity, नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, quantitative threshold met ना करे तो भी बना दें, ये तो कोई बात नहीं। It is not reportable even if quantitative threshold is met. अगर met कर भी जाए तो भी reportable नहीं है, गलत बात है। It will be reportable only after earning revenue. नहीं नहीं, रेवेन्यू ऑन करने का वेट नहीं करेंगे। इट मे बी रिपोर्टेबल अगर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट कर जाए। ओहो यार, ये तो ऐसे अजीब सा था। एमसीक्यू नंबर 14 खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा, which of the following geographical information is required to be? Geographical information, revenue from external client attributed to entities country of domicile and attributed to all foreign countries in total, and non-current assets located in entities country of domicile and located in all foreign countries in total. जी, which is geographical information? both साइंस आप, गुड, वेल डन। आगे चलें। ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं, पैरा 32 से 34, पैरा बेशक लिखते जाएं, पैरा 32 से 34। आगे चलें जी। यार अब ये total revenue that should be covered by reportable segment is at least, total revenue that should be covered by reportable segment is at least 75% of excellent external revenue, 75। ये एक मिनट भाई, ये सी ऑप्शन किसने बताई है? मुझे जरा बंदे का नाम देख लेने दो। हेरवे स्पेक्टर, आपने इसकी सी ऑप्शन बताई है एमसीक्यू 12 की? नहीं नहीं नहीं, 13 की बताई थी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चले जी। यार ये ना, टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू डेट शुड बी कवर्ड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिपोर्टेबल सेगमेंट जो रेवेन्यू कवर करें वो 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू है। आगे ये वर्किंग टू होती थी हमारी। यार ये फजूल सवाल है, 10 और 11 खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा 9 पढ़े यार, 9 क्या है, फारक सा सवाल है। स्टैंडर्ड का पैरा नंबर लिखवा दें, कौन सा है इस पेपर लगता है, पैरा नंबर स्टैंडर्ड का। बुक में खोल के चीजें भी तो आनी चाहिए ना जरा। चलें यार छोड़ें, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। भाई मैं पैरा नंबर पूछ रहा हूँ स्टैंडर्ड का, तू ए लिख रहा है। ये देखें, ये हमने पढ़ा था। एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी इफ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और तो फिर क्या कहते हैं, आपके दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो, सॉरी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर लगेगा सिर्फ। जी बिल्कुल, सीमा बस करो मोहम्मद साइम, आपने सही फरमाया। आगे चलें। only in consolidated. An operating segment may engage in business activities for which it is there to earn revenue. For example, startup, it will be reportable segment before earning revenue. ये बात सही नहीं है। It may be reportable before earning revenue. It will not be reportable. It may be. Option B. जी यार, ये ना ऐसे फारक से एमसीक्यू 6 और 7 मैं तो किताब से निकाल दूं, इसको बाद में कर लेते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 आपने खुद ही करना है, प्रॉफिट्स को जमा करना है, लॉसेस को जमा करना है, वो देख लीजिएगा। ऐसे आएगी, अपने नंबर पूरे करने के लिए एमसीक्यू डालेंगे। ओके, ये two or more operating segments may be aggregated into a single operating segment. अच्छा, ये ना ऐसी फॉरेन ऑथर्स की किताबों से इसने सवाल उठाए होते हैं कुछ। पास पेपर्स में कोई ऐसे अजीब से नहीं दे रहा। पास पेपर का भी मैंने आपको दिखाया है, जो 2 सवाल थे। तो ये दोनों भी आप लोग रनिंग में नहीं आए हुए थे, लेकिन ये दोनों सवाल आसान थे ना। ये लेटेस्ट टाइम के मैंने सवाल दिखाए हैं 4 और 5। चलें आपके साथ शुगर लगाते हैं थोड़ा सा और। क्या कहते हैं, ये वाला एमसीक्यू जरा सॉल्व करें बीच में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपकी सोच चेक करते हैं आपको IAS 41 याद है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये लेटेस्ट एमएस वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इवन इफ फेयर वैल्यू इज मेजरेबल, हत्ता कि फेयर वैल्यू पता भी हो। व्हाट टाइप ऑफ पीपल दीज आर, यार क्या कर रहे हो। जी वेल डन, वेल डन। 2 स्टूडेंट्स ने बता दिया, 3 ने बता दिया, 4 ने सही जवाब बता दिया, पेंडू ने भी जवाब सही बता दिया, वेल डन। देखो यार, जिसने कहा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इन तीनों को आप फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं, लेकिन इसको तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री कहते हैं ना, तो फिर इन्वेंट्री में तो हम लोअर ऑफ कॉस्ट एनर भी रखते हैं। जी वेल डन, वेल डन, सबने ऑलमोस्ट सही बताया। एक भाई वो पता नहीं कहीं और मशगूल हो इसलिए गलत बता दिया। चलो वापस आ जाओ, हम किधर थे यार जितने भी। अरे यही करते रहेंगे पूरा दिन। अच्छा जी, 2 और पेज 476 पे हमें किताब के। 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment if aggregation criteria is consistent with core principle. The segments have similar economic characteristics and segments are similar in each respect. Nature of products and service, nature of production process, type of class, clients, methods used to distribute their products, if applicable, the nature of regulatory environment and staff members. यार ये ना एग्रीगेशन के 2 ही पैरास मैंने पढ़ाए थे। 2 or more segments may be aggregated। अगला सवाल है उसका, अगर सेगमेंट सिमिलर हो फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स में, अब किन रिस्पेक्ट्स में। ये स्टाफ नंबर ना इसने अपनी तरफ से ही डाला है, एक्सीलेंट अब्दुल लावा, आपने पैरा भी बता दिया है, पैरा नंबर ये ऑप्शन डी, खुदा का खौफ करें, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी है, सॉरी सॉरी सही है। ऑप्शन सी किसी ने लिखी थी असल में, मेरे दिल में वो चल पड़ी थी। ऑप्शन सी क्यों लिखी है यार, ये कौन है ऑप्शन सी वाले, जरा बंदे का मुझे नाम बता दो। साहिबजादा हसनैन, ऐसा तो ना करें ना भाई, ऑप्शन सी बता रहे हैं आप, तोबा का टी लिख के भेजें फिर आगे चलें। तो 1 and 5, ओ हो, ये लाहौर दा पावा, आप खुदा का खौफ करें और आप तोबा करें और अपना नाम भी सही करके लिखें। यार ये तोबा का टी भेजें लिख के, लाहौर दा पावा खुदा का खौफ करें, ये क्या कह रहे हैं 1 and 5। 1 and 5 कैसे हो सकता है भाई, आप पैरा नंबर 12 देखें बस स्टैंडर्ड से, ये जी पैरा नंबर 12 है, एग्रीगेशन क्राइटेरिया। आगे चलेंगे, टाइम जाया कर रहा है यार ना, आगे रिप्लाई कर रहा है, बात खुद ही खराब करके आगे रिप्लाई भी नहीं कर रहे। यार ये भी अजीब सा सवाल है, इसको मैं करता हूँ डिस्कस। 1 and 5, अभी तक आप 1 and 5 के ऊपर हो, 1 2 5 होता है, 1 and 5 नहीं होता। IFRS 8 shall apply to listed companies, any company reporting under IFRS, जिसका भी दिल चाहे, all other companies reporting under IFRS, all other, इनके अलावा कोई है। जी मोहतरम, क्या जवाब होगा इसका। जी बिल्कुल साइन, लिस्टेड कंपनीज। अच्छा, ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज करता है, इससे रेवेन्यू कमाता है, जिसके चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिजल्ट्स देखता है, और जिसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और जिस पे सेपरेटली टैक्स लगाया जाता है। जी बिल्कुल, लाहौर द पावा जीत गए इस बार, पहले नंबर पे इन्होंने जवाब दिया है। ये एक लाहौर द पावा उर्दू वाला है, एक अंग्रेजी वाला है। ये क्या, एक कोई बी जवाब दे रहा है, कोई सी जवाब दे रहा है, भाई किधर किन चक्करों में हो, कोई सी कौन सा जवाब हो गया, बी जवाब है, 1 2 3 ओनली। ये आप पैरा नंबर इसका बता दें मुझे कौन सा है। चलो छोड़ो पैरा, हाँ साइम ने बता दिया, पैरा नंबर 5 है। अच्छा अब यार ये देख लें, ये ना उसने ना इसमें लिखा नहीं हुआ, क्या कहते हैं किताब में, लेकिन उसने एमसीक्यू डाल दिया हुआ है, इसलिए ये कर लेते हैं एहतियातन, पेपर में इस टाइप का आ गया तो पता होना चाहिए, इसको टिक भी कर लीजिएगा। बाकी ना आप एमसीक्यूज करते ही ना फौरन अपने लिए ना एंड पे टिक कर लिया करें खुद ही कि ये मैंने दोबारा देखने हैं, बाकी तो ऐसे फारग से थे। तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन रीजनेबल बेसिस, ये मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, प्लीज आप ये ना कहिएगा कि आप सोच रहे हैं और मैं कुछ और जवाब दे रहा हूँ।
can be allocated to segments, must not be allocated to segments, must be allocated to segments based on their sale, must be allocated to segment based on their profits. अच्छा यार, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जो है ना वो आते हैं रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे। मैं आपको दिखाता हूँ, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस आते हैं रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे। ये मशहूर जमाना सवाल, गोहर किधर है, गोहर को बुलाया जाए। ये जी हेड ऑफिस के खर्चे ना आपको पता है आते हैं रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे। ये जैसे हेड ऑफिस के खर्चे थे, ये तो फिगर सब आपको याद हो गई होंगी। हेड ऑफिस के खर्चे आते हैं रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे। ये जैसे हेड ऑफिस का खर्चा आ रहा है 75 रुपए, ये रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आ रहा है। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन अ रीजनेबल बेसिस। तो इसमें ना स्टैंडर्ड में इजाजत है कि हेड ऑफिस के खर्चों को आप सेगमेंट्स में एलोकेट कर सकते हैं। अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ये चाहता है कि ये खर्चे यहाँ ना शो हों, बल्कि ये खर्चे सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स में से ही माइनस कर दिए जाएं, अलग रिकंसाइलिंग आइटम डालने की बजाय इधर ही आप माइनस कर दें। इसका प्रॉफिट निकालते हुए सोडा, केमिकल, पता नहीं क्या क्या चीजें थी, और इसके प्रॉफिट निकालते हुए खर्चे माइनस कर दें, तो इसकी इजाजत है। तो अजीब सा एमसीक्यू है, मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। असल में चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर की थोड़ी विश पे डिपेंड करता है, अगर वो किस तरह चीजों को देखता है। ये बात नहीं लिखी हुई हमारी किताब में। ये बात तो बिल्कुल सीओडी गलत है, सीओडी वाली तो होनी नहीं चाहिए थी आपके जहन में बात। ऐसा कहीं हमने पढ़ा ही नहीं वाज़े तौर पे कि सेल की बेस पे या प्रॉफिट की बेस पे हेड ऑफिस के खर्चे एलोकेट करो, बल्कि हेड ऑफिस के खर्चे अमेरिकन सेलिंग आइटम के तौर पे डाला करेंगे। लेकिन अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ऐसे देखता है तो फिर आप प्रॉफिट में से भी नेट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए है। तो बस ये थी छोटी सी बात। आगे वो जो दो जीप से एमसीक्यूज रह गए उनको करके फिर आपको टाइम दिया जाए, आपने सोना भी होगा। आ जाए जी पॉइंट नंबर 7 में। कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी that sells primarily or exclusively to other operating segments of the entity। नहीं, इसमें तो कैसा अजीब सा नहीं था। हाँ, it must be classed as an operating segment, इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट कहना चाहिए जो दूसरों को चीजें बेच रहे हैं। इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट से निकाल दें। इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ एंटिटी इज मैनेज्ड इन दैट वे, अगर उसको मैनेज किया जा रहा है उस वे में। इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ मैनेजमेंट सो डिजायर्स, अगर मैनेजमेंट चाहे। अब इसकी ना पहले आप स्टैंडर्ड की वर्डिंग पढ़ लें। कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एंटिटी, क्या ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं? डेफिनेशन के मुताबिक कि एक सेगमेंट सिर्फ आपस में ही सेल किए जा रहा है और किसी को चीजें नहीं बेच रहा, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड को चीजें नहीं बेच रहा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक सेगमेंट इंटर सेगमेंट सेल कर रहे हैं आपस की, तो वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। आप बता दें एबीसीडी में से कौन सी ऑप्शन है? जी 3 लोगों ने जवाब दिया, बाकी जरा सोच ले। भाई ये देख के तो कोई नहीं बता रहा। पेंडू, पेंडू क्यों नाम रखा है यार अपना? देख के तो नहीं बता रहा कोई? नहीं नहीं, देख के क्यों बता रहे होंगे? हाँ, सीओडीएम पे डिपेंड करता है। तो देखो खाली ये बात होने से ना ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं बन जाता, अनलेस के उसके रिजल्ट सीओडीएम रिव्यू करता है रेगुलरली और उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इस वजह से ना पॉइंट बी तो वैसे ही फारिग हो गए थे, मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऐसी बात तो नहीं है, ये तो इसने ब्लंडर मारा हुआ है। इट इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सेगमेंट मैनेजमेंट डिजायर, मैनेजमेंट डिजायर नहीं, असल में बात यह है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट इसे क्लास, इस मस्ट बी क्लास एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। नहीं 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 भाई, मस्ट बी क्लास नहीं, क्योंकि खाली ये शर्त नहीं है, ये और ये भी पूरी होनी जरूरी है। इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा बेहतर था कि अगर मैनेजमेंट डिसीजन मेकर इसको इस तरीके से मैनेज करना चाह रहा है
कि वो इसकी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, तो इसको बनाना बेहतर है। तो इट वाज द रीजन, इस वजह से हम इसको लेंगे। मोहम्मद हुसैन, पंगे नहीं लेने यार, मुझे भी सेटिंग्स करनी पड़ेगी चीज़ों की। मैं ज़रा सेटिंग्स कर लूँ। अच्छा, आगे चलें जी। इससे रेवेन्यू तो नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, रेवेन्यू मेरे भाई साइम इंटरनल भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो देखो, इसमें पहले में ही लिखा हुआ था इंक्लूडिंग, अच्छा सॉरी हुसैन, कोई मसला नहीं, इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी आ जाए तो कोई मसला नहीं। ओके ओके साइम, प्रॉफिट्स ना आए ठीक, प्रॉफिट्स आपस के प्रॉफिट्स तो होंगे ना, बाद में वो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा यार, एक आखिरी एमसीक्यू रह गया अजीब सा, एमसीक्यू नंबर 6। ये जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड IFRS 8, इसमें जो इंफॉर्मेशन है ये इंक्रीज करती है नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स। नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स यानी कि रिपोर्टेड सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंक्रीज करती है, और रिपोर्टेड सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ओके, मैं बार्बर शॉप पर आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। साहिबजादा हसनैन, आई रियली अप्रिशिएट यू मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। इनेबल यूजर्स टू सी एन एंटिटी थ्रू द आईज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की आईज से आप देख पाते हैं, ये बात भी सही है, मैनेजमेंट की आईज से इसलिए आप देख पाते हैं कि मैनेज CODM किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं। इनेबल एन एंटिटी टू प्रोवाइड टाइमली सेगमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। इसकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है विद रिलेटिवली लो कॉस्ट। लो कॉस्ट इसलिए कि CODM के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जारी होती है, ये बात भी किसी हद तक ठीक है। इनहेंस कंसिस्टेंसी विद मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। मैनेजमेंट डिस्कशन और एनालिसिस को सामने रखते हुए ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है और एनुअल रिपोर्ट में जो डिस्क्लोजर्स हैं उनको समझने में मदद देती है, ये बात भी किसी हद तक ठीक है। प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस, सेगमेंट परफॉर्मेंस की वेरियस मेजर्स देती है। अच्छा, ये जो सेगमेंट परफॉर्मेंस की वेरियस मेजर्स देती है ना, इसके अंदर जो है वो मेरे भाई एक बात थी ये कि असल में ना कुछ ऑनलाइन वाले आए हैं, माजरत, एक लेक्चर कल अपलोड होना है तो IFRS 8 का, उसमें मैंने ये बात की थी, तो उस लेक्चर के बाद आप इस पॉइंट को सुन लीजिएगा, अभी सुन तो लें। तो असल में अगर कोई सेगमेंट यूज कर रहा हो FIFO और एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वेटेड एवरेज हो, तो फिर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट FIFO की बेस पे आ रहा होगा, सॉरी सेगमेंट का प्रॉफिट FIFO के बेस पे आ रहा होगा, और एंटिटी का वेटेड एवरेज के बेस पे आ रहा होगा। यही बात की है ना मैंने शुरू में भी। FIFO सेपरेट में वो ऑपरेटिंग सेगमेंट में कोई यूज कर रहा है, ऑपरेटिंग सेगमेंट में कोई यूज कर रहा है FIFO और एंटिटी यूज कर रही है वेटेड एवरेज, तो फिर इसका मतलब है एक प्रॉफिट हमारे पास FIFO वाला भी निकल आएगा सेगमेंट्स में, और ऑर्गेनाइजेशन का वेटेड एवरेज वाला भी निकल आएगा, तो दो मेजर्स हमारे सामने आ जाएंगी, जरा बेहतर डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प होगी। तो इस किस्म की को बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, पॉइंट 6 तो बिल्कुल गलत है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस स्टाफ, स्टाफ अगर रिड्यूस हो गया तो ये स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता, तो ऐसे अजीब सा MCQ था। 5 ऑप्शन क्लिक करेंगे आप। अच्छा, पॉइंट D कैसे ट्रू है सर, पॉइंट 2 कैसे ट्रू है? इनेबल यूजर्स टू सी एन एंटिटी थ्रू आईज ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट किस तरह चीजों को देखती है, मैनेजमेंट सेगमेंट्स के एतबार से देखती है ना चीजों को, तो वो यूजर्स को भी फिर हम बता देते हैं। हर स्पेक्टर ओके, चलें। तो बस ये कोई इक्का दुक्का ऐसे MCQ आया होता है, वरना पास पेपर के MCQ जो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं वो कोई अजीब से नहीं है ऐसे, उसमें भी कोई इक्का दुक्का आ जाएगा, उसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। टेस्ट में तो कुछ भी नहीं था यार, ये लेटेस्ट टाइम का सवाल था। ऑन इसमें मैं 2-4 मिनट इस पे लगाऊंगा, नीचे लीज पे 2-4 मिनट लगाऊंगा, फिर खत्म करें। नोना गॉन, Nona Gone Leasing Limited leased a machine to Decagon Limited. Details are as follows. The non-cancelable lease is 5 years, during which annual installment of 6 is payable by DL in arrears. ठीक है जी, 1 जुलाई को लीज शुरू हो रही है, 5 किस्तें हैं 6 मिलियन की एरियर्स में। चलो भाई अच्छी बात है, 5 किस्तें हैं 6 मिलियन की एरियर में। जी मोहतरम, अभी आप लोगों ने सोल्यूशन की तरफ नहीं देखना, 5 किस्तें हैं 6 मिलियन की।
क्लियर, 5 किस्तें हैं 6 मिलियन की। हमारी लीज कब शुरू हो रही है? 1 जुलाई 21 को। 1 जुलाई 21 को हमारी लीज शुरू हो रही है। और हमारे पास 5 किस्तें हैं 6 मिलियन की एरियर में। तो पहली किस्त 30 जून 22 को पे होगी ना, तो 30 जून 22, 30 जून 23, 24, 25, 26। ओके, 5 किस्तें आ गई। चलो नहीं बोल रहा हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे जी क्या लिखा हुआ है? DL हैज एन ऑप्शन। यार नहीं, कंप्लीट बनाना जरूरी नहीं था, क्योंकि आनंद इंटरेस्ट और वो सारी से आपका पूरा हो ही जाता है, कोई मसला नहीं था, पूरा बनाना जरूरी नहीं था। अच्छा, अनलेस की असल में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम तो एटलीस्ट पूरा बना लिया करो। DL has an option to extend the lease term by 1 year by paying 4 million. By paying 4 million at start. ओए 5 किस्तें जो हैं वो एरियर में हैं, और जो छठे साल लीज जाएगी वो छठे साल के पहले दिन किस्त पे होगी। अच्छा, पहली किस्त मैं शुरू से चलता हूँ। पहली किस्त होगी 30 जून 22 को, दूसरी 30 जून 23, 30 जून 24, 30 जून 25, 30 जून 26। 30 जून 26 बनेगा 5वें साल का आखिरी दिन, और 30 जून 27 के छठा साल बनेगा, छठे साल का पहला दिन बनेगा 1 जुलाई 26। बस ये चीज पकड़नी थी। 2 बच्चों ने जवाब दे दिया है। छठे साल का पहला दिन, यहां से डायरेक्ट भी गिन लें यार, 1 जुलाई 21 और 6 ईयर का पहला दिन, स्टार्ट ऑफ 6 ईयर, यहां से पहले भी गिन लें। नहीं, लाहौर दा पावा, अभी 1 बाय 1 चीजों को लेके चलते हैं। अच्छा, तो छठे साल का पहला दिन कैसे काउंट करेंगे भाई? छठे साल का पहला दिन हम इस तरह काउंट कर लेंगे कि 1 जुलाई 21 है, तो 30 जून 22 पहला साल, 30 जून 23, 30 जून 24, 25, 26, 30 जून 26 तक 5वां साल हो गया, 30 जून 27 छठा साल था, छठे साल का पहला दिन 1 जुलाई 26 बनेगा। तो अगली किस्त मोहतरम आपने प्लॉट करनी थी 1 जुलाई 26 को, बिल्कुल एक दिन बाद। यानी इस तरह का कुछ समझ लें कि जो है ना, ये क्यों नहीं मिट रहा, इस तरह का समझ लें कि जो 5 किस्तें हैं ना वो एरियर में है, और छठी किस्त एडवांस में है। गॉट इट? और समझ आया है? 5 किस्तें एरियर में है और छठी किस्त एडवांस में है। अच्छा, अब आगे चलें। NL estimate that residual value of machine at the end of lease is 10 million. NL lesser है, out of which DL has guaranteed 10. DL expected machine will have a fair value of इतने। भैया ये लेसी का सवाल नहीं है। कितने लोगों ने इस लाइन को इग्नोर किया था? ओके, यस वाई लिखते हैं कि इग्नोर किया था। यस, वाई का मतलब होगा यस। एक्सीलेंट। उसके एंगल से नहीं देखना, आपने देखना है लेसर के एंगल से। एनएल का अंदाजा है कि मशीन एंड पे दे जाएगी 10 मिलियन, जिसमें से गारंटी होगी 8 की, तो कितनी अनगारंटेड है? 2। एक्सीलेंट, बस 8 गारंटेड थी और 2। अच्छा, कितने लोगों के 9/9 नंबर वैसे आ जाने हैं इस टेस्ट में? मेरे तो एम, यस, खाबर के, हुजैल के 9/9, साइम के 9/9, और जी, और फैसल के 9/9। एक मिस्टेक है बस। गुड गुड गुड, सोहेब तारिक छा गए यार। एक और स्टूडेंट ने हैंड रेज किए हैं, उनके भी 9/9। अच्छा, आईडीसी का बोलो क्या करना है? आईडीसी का, आईडीसी का, आईडीसी का बोलो भाई क्या करना है? आईडीसी का इग्नोर क्यों जैल? भाईजान आईडीसी मैंने आपको 1000 दफा लिखवाया था वर्किंग। ओ लाहौर दे पावे ने गड़बड़ कर दी, इसको पकड़ के जूते मारो। क्या खुदा का खौफ कर रहा है? वो कह रहा है एक्सपेंस में डालना है। भाईजान ये फाइनेंस लीज है, और ये सिंपल लेसर का सवाल है, इसको आपने जो है वो कैपिटलाइज करना है। लेकिन वो जो एंट्रीज है ना, मैंने कहा था आईडीसी को आपने वर्किंग 1 और 2 में नहीं लेके जाना। पहली बात ये मैंने आपसे की थी। दूसरी बात मैंने ये की थी कि आईडीसी को पहली वाली जनरल एंट्री में डालना होता है लेसर की। अब वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप टाइम जाया करने इधर बैठे हो तो टाइम जाया कर लेते हैं। वेले लोग हैं, मैं और क्या काम है। IFRS 16, IFRS 16 में आके देखें जो लीज की समरी है। लीज की समरी के अंदर आपको मिलेगा आईडीसी। हाँ, ये फाइनेंस लीज, एसेट खरीदा जाता है लीज पे, फिर एंट्री होती है लीज रिसीवेबल डेबिट,
एसेट की फेयर वैल्यू क्रेडिट, कैश आईडीसी क्रेडिट। तो मैंने बार बार बताया था कि वर्किंग 1 और 2 के अंदर आईडीसी नहीं लेके जानी, आईडीसी आपने इस जनरल एंट्री में लेके जानी है जो हमसे सवाल में मांगी नहीं थी, और ये एंट्री हम कर भी नहीं सकते थे, एसेट की फेयर वैल्यू भी नहीं दी हुई ना। अच्छा, लीज के टेस्ट कैसे लगाए थे आप लोगों ने? हाँ, 6 डिवाइडेड बाय 8 इज ग्रेटर देन 75%, इसलिए जो है वो हो गया था। तो अब सवाल में कुछ भी नहीं रह गया, बस एक छोटी सी चीज थी, किसी ने ये 4 रुपए की डिस्काउंटिंग गलत की होगी, उसके आई कैप बस उतने मार्क्स काट लेगा, बाकी और क्या है, ये एक टेक्निकल पॉइंट था इसमें बस। डिस्काउंटिंग, अब डिस्काउंटिंग कैसे करनी है? डिस्काउंटिंग 1 2 3 4 5 इनको पकड़ के पीछे बुलाना है 1 साल, तो ये तो सिंपल तरीके से पीछे आ जाएंगे। इसको कितने साल पीछे बुलाना है? 6 साल 5 साल, 6 साल 5 साल। हुजैल साकिब, इसको 6 साल तुमने पीछे बुला लिया। हुजैल साकिब, छठे साल के पहले दिन जो है वो पेमेंट हो रही थी, तो एक दिन से क्या फर्क पड़ जाता है? यकम जुलाई 21 और यकम जुलाई 26 के दरमियान 5 साल बनते हैं, इस 4 को 5 साल पीछे बुलाना था। अच्छा, तो 6 हमें 5 दफा नजर आ रहा है, इसको एनओटी लगा के बुला लें, ये 6 वापस आ गया। 4 को 5 साल पीछे बुला लें, और जीआरवी को 6 साल पीछे बुलाना है, यूजीआरवी को भी 6 साल पीछे बुलाना है, इसमें तो कोई मसला नहीं था। अच्छा हुजैल, ओके। तो अच्छा, अब शेड्यूल बनाते हुए ना थोड़ा सा ध्यान रखना था यार आपने, शेड्यूल बनाते हुए ना असल में ये जो था ना, यहाँ पे वैसे ये शेड्यूल का पोर्शन जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर आप ओवरऑल अन इंटरेस्ट जीआई और एनआई यहाँ लिख लेते तो वहां से भी आपका गुजारा चल जाना था, लेकिन ये सीख लें यार, शेड्यूल बनाते हुए यहाँ पे 0 आना था। रीजन पता है क्या है? ये कितने दिन का इंटरेस्ट हम निकालें 13.01 पे, बताएं, इसके दरमियान कितना अरसा है? 30 जून 26 और यकम जुलाई 26 के दरमियान। ये देखें, ये हमने इंटरेस्ट निकाला है, तो ये 1 साल है, फिर ये 1 साल है, फिर ये 1 साल है। अब 5वें साल के आखिरी दिन पेमेंट हुई, छठे साल के पहले दिन पेमेंट हुई, तो ये सारा का सारा प्रिंसिपल ही पे हो रहा है, फिर इसमें 0 डेज है, तो इसके लिए इंटरेस्ट निकालने की यहाँ जरूरत नहीं थी। ये एक थोड़ा सा ना उसने नया पॉइंट पूछा था, बट एक भाई ने सही बात की है कि हमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की जरूरत ही नहीं थी, हम बस वो हल्का फुल्का कर लेते यहीं तक, तो भी शायद चल जाना था मेरे ख्याल से, लेकिन रिकॉन्सिलेशन मैच करनी थी तो जरा इस यहाँ तक बना लेते ताकि पता चल जाता मैच करी है या नहीं। बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। आगे क्वेश्चन 2, पीएल ने एक्वायर की है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा यार, ये आईएसएल में बात याद रखिएगा, ये जो स्टैंडर्ड है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और ये वाला स्टैंडर्ड, तो इसके ना अपने रूल है, उनको अपनी जगह रहने देना है। अब आप लोग ने देखना है टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। पीएल ने एक्वायर की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो 50 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शूट अप करके चली गई 31/12/20 पे 55, और फिर अगले साल ये, तो पहले साल फेयर वैल्यू गेन टी अकाउंट बनाए बगैर भी निकाल सकते हैं, 5 आ गया। अगले साल फेयर वैल्यू गेन जो है वो 10 आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे साल की करंट टैक्स की वर्किंग में कौन सा वाला फेयर वैल्यू गेन माइनस करना था? वो आपने माइनस करना था 10 वाला। ओके, क्लियर? और पहले साल की कैरिंग अमाउंट आ जानी थी 31/12/20 की ये, और 31/12/21 की कैरिंग अमाउंट ये आ जानी थी। इजी एडजस्टमेंट्स थी ना। अंडर टैक्स लॉस डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। तो टैक्स वालों की नजर में क्या करना था? 50 इंटू 10%, पहले साल की भी 5, दूसरे साल की भी 5, ये डेप्रिसिएशन आ जानी थी। 50 माइनस 5, डब्ल्यूडीवी आ जानी थी 45 पहले साल के एंड की, और फिर दूसरे साल की एंड की अगेन -50, डब्ल्यूडीवी आ जानी थी 40, एंड दैट वाज ओवर। तो ये कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डेटा था, कोई कोई इसमें मुश्किल नहीं था। डेप्सिएशन रिकॉर्ड होनी थी, गेन रिवर्स होना था। भाई गेन रिवर्स होना था, डेप्सिएशन रिकॉर्ड नहीं होनी थी, क्योंकि डेप्सिएशन रिवर्स नहीं होनी थी, डेप्सिएशन रिकॉर्ड होनी थी टैक्स वालों की। अच्छा, मैं सिर्फ दूसरा साल आपको बता रहा हूँ, दूसरे साल में अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा के 10 से, और टैक्स वालों की डेप्सिएशन रिकॉर्ड करनी थी, लकीली दोनों ही माइनस होने थे, अकाउंटिंग वालों का गेन माइनस करके उलटना था, और टैक्स वालों की डेप्सिएशन माइनस करके रिकॉर्ड होनी थी। ओके, लाहौर द पावर, क्लियर आपको? जी शुक्रिया। इसकी रिक्वायरमेंट में डिटेल लेकर टी अकाउंट वर्किंग में बनाया, या रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, कंप्यूट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंस्पेक्ट ऑफ ईच टेंपरेरी डिफरेंस, तो वर्किंग रिक्वायरमेंट तो नहीं थी डीटीएल का टी अकाउंट।
रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट वही है DTL/A इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस एज एट, तो वो DTL/A आपने वर्किंग करनी है। ओके, और 1 जनवरी 2021 PL ने परचेज किया लाइसेंस हैविंग इंडेफिनिट लाइफ फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 116। ठीक है जी। अब इंडेफिनिट लाइफ है, इसकी कॉस्ट 116 है, पेमेंट के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज गेन आया है 16 का, पेमेंट करते हुए फॉरेन एक्सचेंज गेन आया 116 का। अच्छा, अकाउंटिंग वालों ने जब एसेट खरीदा होगा क्या एंट्री की होगी? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, 116। इसके बाद अपॉन पेमेंट PL रिकॉर्डेड गेन ऑफ 116, इसका मतलब है ये उधार पे खरीदा था। इसका मतलब है ये उधार पे खरीदा था। अपॉन पेमेंट PL रिकॉर्डेड एक्सचेंज गेन ऑफ 16, जब पेबल पे करने गए तो अगले बंदे ने तो पेमेंट क्या छोड़नी थी, करेंसी एक्सचेंज की वजह से हमें फायदा हो गया। PL purchased a license having indefinite life from a foreign country at cost of 116। साइन क्यों? साइन क्यों? PL purchased license from foreign company at 116 अपॉन पेमेंट। पेमेंट उसी वक्त तो नहीं होगी ना, पेमेंट तो पहले पेबल रिकॉर्ड किया होगा ना जी। कैश 100 का है मुझे पता है, सोहेब तारिक आप सही कह रहे हैं। तो आप ना एक एक करके चीजों को लेके चलो। PL परचेज्ड अ लाइसेंस एट 116, नहीं अभी हार्वेस्ट फैक्टर छोड़ो यार, किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं भी कुछ और बातें कर रहा हूँ, वेट कर लें जरा। ऑन 1 जनवरी PL परचेज्ड अ लाइसेंस फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी एट 116। फर्क करें सारी डाटा, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी तक यहाँ से पता नहीं चला परचेज कैश पे हुई है या क्रेडिट पे, येलो वाली जो लाइन है। तो रूल ये होता है बाय डिफॉल्ट की पेमेंट कैश पे हो रही है, लेकिन सवाल आगे बता रहे अपॉन पेमेंट गेन आया। तो आपको पता है फिर पेमेंट पे गेन तभी आता है जब शुरू में पेएबल रिकॉर्ड करते थे। ऐसा तो नहीं होता खरीदते ही गेन आ जाए, खरीदते ही अगर पेमेंट करते हैं फिर क्यों गेन लॉस आने? आपको याद है कि पेमेंट के वक्त गेन लॉस आता था, इसका मतलब है उधार पे खरीदा था या कैश पे? अगर कैश पे खरीदा होता, एक्सेलेंट लाहौर दा पावा, या अब अपना नाम लिखो, अब आप क्रेडिट पे खरीदा है, जाहिर बात है क्रेडिट पे खरीदा होगा तभी तो बाद में पेमेंट किया, अगर उसी वक्त पेमेंट कर देते फिर तो गेन लॉस आना ही नहीं था। तो अब जब पेएबल पे हुआ होगा 100 का तो गेन आया, तो अकाउंटिंग वालों ने 16 का गेन रिकॉर्ड किया। ये गेन अकाउंटिंग वालों ने कहाँ डाला होगा? P&L में, करंट टैक्स की वर्किंग में इसको उल्टाना है, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाते हैं और बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट जाएगी 116। बस इतनी सी बात थी, ये तो अकाउंटिंग वालों की ट्रीटमेंट होगी। क्लियर है या कोई सवाल है तो पूछते हैं। अब अगर कोई बंदा कह दे कि कैश पे हुआ है तो फिर एक्सचेंज गेन कैसे आया? यानी आप एसेट जाते ही खरीदो, आप एंट्री करो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, तो गेन कैसे आ सकता है? गेन लॉस एसेट खरीदते ही, एसेट खरीदते ही गेन लॉस तो उस स्टैंडर्ड में आया करता था, कौन सा था? IS 41। इधर अगर आप स्पॉट पेमेंट कर दो तो फिर गेन लॉस पॉसिबल ही नहीं है, पेमेंट बाद में हुई है इसीलिए तो उसने लिखा है पेमेंट हुई है तो गेन लॉस आया है। क्लियर है तो सी लिखते हैं, ये एंट्रीज क्लियर है तो सी लिखते हैं, IFRS के मुताबिक मैंने कर दी है। शुक्र है, शुक्रिया। आगे चलें, ये समझ आ गया, क्लियर है कि ये क्यों क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड किया? क्योंकि आपको पता है, आई स्टैंड जरा रिवाइज कीजिएगा, खरीदते ही गेन लॉस नहीं आता, गेन लॉस आता है जिस वक्त, दिखा दे, हाँ गेन यार नहीं, सोल्यूशन मैं नहीं दिखा रहा मोहम्मद साहब, सोल्यूशन में मैंने एंट्रीज नहीं की हुई, अभी जरा आप माइंड आपका इधर उधर निकलेगा। फिलहाल आप जो है ना देख लो अकाउंटिंग वालों ने एंट्रीज की, फिर इसको करंट टैक्स इधर उधर जाके कर देते हैं सेट। ओके साथ, अच्छा अब टैक्स वालों ने क्या किया जी, ये देखें, अंडर टैक्स लॉज एक्सचेंज डिफरेंसेस arising on payment are added or deducted, added to the cost of asset, added to the cost of asset
और एक दिन एक क्लास के एंड पे मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब मुझे बता दें कि टैक्स वालों की नजर में एसेट जो है उसको मैं रिकॉर्ड किस पे करूं? अब टैक्स वालों की नजर में मैं कोई एंट्रीज नहीं कर रहा बैठ के इधर। टैक्स वालों की नजर में आप सिर्फ मुझे बता दें कि टैक्स वाले कहते हैं कि एसेट आपने खरीदा है 116 का, ये बात अपनी जगह। अगर मैंने कहा था अगर लॉस आए तो आपने एसेट की कॉस्ट पे ऐड कर देने, क्योंकि लॉस और एसेट की नेचर डेबिट होती है। लेकिन अगर गेन आए तो आपने एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करना है। द रीजन इज के एसेट डेबिट नेचर का होता है और गेन क्रेडिट नेचर का होता है। इसलिए टैक्स वालों की नजर में कितने का है? 100 का। तो टैक्स वाले एसेट 116 पे रिकॉर्ड करेंगे या नेट ऑफ गेन रिकॉर्ड करेंगे? नेट ऑफ गेन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हम 16 को P&L में डाल देंगे, वो एसेट की कॉस्ट में से नेट कर देंगे। ये एसेट की वैल्यू आ गई इन द बुक्स ऑफ टैक्स। अब अगला सवाल है कि टैक्स वाले इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? तो टैक्स वाले इसको डेप्रिशिएट करेंगे, मैं क्यों एंट्रीज नहीं कर रहा टैक्स वालों की नजर में, टैक्स वाले डेप्रिशिएट करेंगे 100 इंटू 10% 10। अब करना क्या है? ये मेरी बन जाएगी कैरिंग अमाउंट, ये मैं करंट टैक्स की वर्किंग में 16 उल्टा दूंगा। जो अकाउंटिंग वालों ने P&L में किया होता है वो उल्टाते हैं, और जो अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में शो करते हैं वो शो करते हैं। टैक्स पे 100 नहीं आएगी, टैक्स पे 100 आएगी, 100 माइनस 10 की डेप्रिसिएशन 90, और 10 जो है वो डेप्रिसिएशन के तौर पे टैक्स वाले आपको माइनस करने देंगे। एंड दैट वाज ऑल। तो बस ये लिख लें रजिस्टर पे कि नहीं कैरिंग अमाउंट 116 आएगी। हाँ वो मैंने बता दिया है, 100 तो नहीं बोला था, 116 ही बोला था ना। ये लिख लें रजिस्टर पे। एक्सचेंज लॉस को टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, और एक्सचेंज गेन को टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में लेस करते हैं। एक्सचेंज लॉस को टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, और एक्सचेंज गेन को टैक्स वाले एसेट की कॉस्ट में, एक्सचेंज लॉस को ऐड करते हैं और एक्सचेंज गेन को लेस करते हैं। चलो जी, पंगे शुरू हो गए हैं, और ये पंगे लेने वाला बंदा भी पता चल रहा है, तो अभी उसको देखते हैं। पहले मैं जरा इसके पंगे क्लियर कर लूँ। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ भाई अच्छा था। चलें जी, अब जाके सोल्यूशन एक भाई को दिखाना, तो फिर पता खत्म करेंगे। आज तो पौना घंटा मीटिंग हो गई है पूरी हमारी, आज रिकॉर्ड टाइम कर दिया हमने। ये जी टेस्ट 7 का सोल्यूशन है, इसमें आप देख लेंगे। फिर पंगे ले रहे हैं यार, ये कौन है? 2 मिनट रह गए, फोन से गुजार लेने दो भाई। अच्छा, ये जी कैरिंग अमाउंट आ रही है 116, टैक्स बेस 90, और करंट टैक्स की वर्किंग में जाके आपने एक्सचेंज गेन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड हुआ था, इसलिए हमने लेस कर दिया, और टैक्स वालों की डेबिशन 10 रुपये लेस कर दी। ओके क्लियर? हाँ, रेट डिफरेंस यार आसान चीज़ थी यार, वो तो मसला नहीं। क्या नाम है आपका? अदनान। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मैं मीटिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।